नमस्कार। आज रविवार भी हम आपके सामने प्रस्तुत हैं और आज हम सबके साथ हैं सुश्री संभावी शुक्ला। इलाहाबाद की रहने वाली हैं वो और उन्होंने शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत और रंगमंच से भी उनकी अभिरुचि रही है और उससे जुड़ी रही हैं और बहुत समय से सीख भी रहे हैं आप। तो आज उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो कैसे अ, रंगमंच, म्यूज़िक, फ़ोक को कब क्लब करते हैं, कैसे उसकी प्रैक्टिस करते हैं, कैसे उसके रियाज़ करते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं संभावित शुक्ला जी का, मैं उनको बुलाता हूँ। नमस्कार, संभावित जी आप नमस्कार। कैसे हो? कैसे हो आप? बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हैं सब? सब ऐसा बढ़िया। समय है कि सभी घर पे बंद हैं तो बिल्कुल वैसे ही सब है जी। तो हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि मतलब कैसे आप किस तरह से म्यूज़िक से जुड़े? मतलब क्या घराने की वजह से या कोई इत्तेफ़ाक था या फैमिली में कोई है, जिसकी वजह से आप जुड़ गए? जी, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है जुड़ने का, है ना? तो बिल्कुल। आप कैसे म्यूज़िक से जुड़े? मेरा म्यूजिक से जुड़ना मेरी माँ के कारण है, क्योंकि मेरी माँ की पूरी पढ़ाई ही म्यूजिक फील्ड में रही है। उनका रिसर्च वर्क भी म्यूजिक फील्ड में ही रहा है, तो वो मुझे एक तरीके से संस्कार के रूप में ही मिला है। और छोटे थे तो जब रियाज करते हुए देखते थे मैं और मेरा भाई दोनों ही, तो हम लोग बैठ जाते थे मम्मी के साथ कि मम्मी गा रही होती थी, स्टूडेंट्स को सिखाती थी, तो हम लोग को बहुत शौक लगता था कि सब गा रहे हैं हम भी गाएंगे। अच्छा, छोटे थे तो छोटे में हमें पता नहीं होता, लेकिन हम बहुत जल्दी सारी चीज को एक लेने लगते हैं, उसे वैसे ही उतारने लगते हैं। और हमारे साथ भी यही हुआ कि हम लोग जब मम्मी को गाते या उनके स्टूडेंट्स को गाते देखते थे, तो मुझे याद है कि मेरी शुरुआत ही गाने की प्रवीण के रागों से हुई। तो जब मैं छोटी थी तब मैं एमए के मतलब जो सीनियर्स होते थे उनके साथ बैठ के गाती थी, क्योंकि मम्मी उन्हीं के स्टूडेंट्स को सिखाती थी। तो हम लोग छोटे थे, पता ही नहीं चलता था कि कैसे गाते जा रहे हैं। और मैं और मेरा भाई दोनों, क्योंकि लड़कों का जैसे माना जाता है कि छोटे में कंठ उनका भी लड़कियों जैसा ही होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसका भी था। तो हम दोनों साथ में ही गाते थे और वो साथ में गाते गाते एक आदत में आ गया कि फिर रेगुलर बेसिस पे शायद यही कहते हैं कि संस्कार यही होते हैं कि हम लोग बैठने लगे और बैठते बैठते मम्मी ने ये चीज को थोड़ा परख लिया कि गा सकती है ये। तो फिर मैंने उसी हिसाब से तैयारी शुरू की, फिर प्रयाग संगीत समिति में एग्जाम दिया, धीरे धीरे वो स्तर बढ़ता गया और बड़े होते होते अब अच्छे से अब उसी फील्ड को पकड़ना शुरू कर दिया है जी। तो इस तरीके मतलब से मेरी शुरुआत हुई मम्मी की वजह से आप मतलब म्यूज़िक से जुड़ी, है ना? आप और जी। आपके भाई। तो जी मतलब आपको कभी ये नहीं लगा कि मतलब पढ़ाई करके हमें पढ़ाई में किसी फील्ड में आगे जाना है, जैसे शुरू में एम होता है? जी। हाँ, जी शुरू से ही म्यूज़िक सीखते रहे तो ये हो गया कि म्यूज़िक में ही आगे जाना है, जी। ऐसा बन गया। मतलब जैसे हाँ मैं बात कहूँ कि मैं थिएटर करता हूँ, लेकिन मेरा शुरू में एम था कि इंटर तक ये था कि बायो पढ़ते हैं, डॉक्टर बनना है। जी। फिर जी जी। ऐसे सबके साथ होता है, आपके साथ भी कुछ ऐसा रहा या नहीं? जी, मेरे साथ बहुत मजेदार है कि मैं जब छोटी थी, और अक्सर माँ बाप की ये शायद खासियत भी होती है कि बच्चे जो पसंद करे वो सोचते हैं कि वो वही बनेंगे। हुँ, तो मुझे याद है कि 5th 6th स्टैंडर्ड तक मेरे दिमाग में चलता था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगी, क्योंकि मैं वाह! कल्पना चावला जी को बहुत ही ज्यादा अडोर करती थी हूँ और करती रहूंगी। शायद मुझे लगता है कि अगर ये एक परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड से मैं ना जुड़ती तो उधर की तरफ मेरा दिमाग था कि मुझे इस तरीके की तैयारी, बहुत छोटे में था वो, पर्सनालिटी से उनकी इतनी प्रभावित थी कि शायद मेरा मन था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगी। फिर धीरे धीरे जब बड़े हो गए
तो बड़े होते होते ये समझ में आया कि बोलने की बड़ी आदत है। तो बोलने की आदत से मैंने सोचा, और मेरी मम्मी ने भी सोचा कि हम लोग मतलब मैंने बैचलर्स अपना मास कम्युनिकेशन से किया। तो म्यूजिक से मैं यहाँ प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर कर रही थी, तो म्यूजिक साथ में चल रहा था। बट मैंने मास कम्युनिकेशन भी किया क्योंकि मुझे बहुत शौक था कि मैं बातचीत करूं, बोलूं और इंटरव्यूज लूं। मुझे बहुत इस चीज में शौक है। हाँ, ये जरूर है कि उस शौक को भी मैंने कल्चरल फील्ड से ही जोड़ के रखा है। मुझे इंटरव्यूज लेने हैं लेकिन कल्चरल फील्ड के लोगों से ही लेने हैं, और मुझे जो कार्यक्रमों का संचालन भी मैं करती हूँ वो भी मुझे पसंद है कि मैं कल्चरल ही प्रोग्राम्स होते हैं तो मैंने अभी तक उसी के किए हैं। तो पूरा शौक तो आर्ट एंड कल्चर की ही तरफ रहा, लेकिन एक जो शुरुआत होती है बचपन में, तो बहुत ख्वाब होते हैं। उनमें से एक जो मेरा एक अहम रहा, मैंने बताया कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनने का बहुत मन था। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे बड़े हुए तो दिमाग एक अलग दिशा में जाना शुरू हुआ, और फिर मैंने मीडिया ज्वाइन किया। कुछ समय 3 साल मैंने उसकी पढ़ाई की, और जितना भी कर सकती हूँ। और आज भी मैं उस चीज को लेके, वो जो सीख मुझे मिली है वो मैं अभी भी लेके चल रही हूँ, चाहे वो मंच संचालन में हो या अभी करीब मैंने 50 इंटरव्यूज में ले चुकी हूँ। तो इंटरव्यूज की बात हो या जो भी हो, मुझे सब पसंद है। और मैं सब करना, शायद बहुत शुरू में कहा जाता था कि एक नाव पे पैर रखना चाहिए, दोनों नाव पे रखेंगे तो गिर जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास एक ही जीवन है, तो मुझे जितनी नाव पे पैर रखना है मैं इसी जीवन में रखूंगी। तो ठीक है, एक होता है ना कि आप एक में मास्टर होते हैं, तो मास्टर के लिए मैंने फील्ड चुन के रखी है कि मुझे म्यूजिक फील्ड में मास्टर होना है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि ऑल ओवर मैं क्या करना चाहती हूँ, तो मुझे आर्ट एंड कल्चर को लेके चलना, और उसको अब मैं मीडिया के साथ और अपने करियर के साथ, दोनों के साथ एक कंबाइन करके चल रही हूँ। कुछ बड़ा सा मतलब वो क्राइटेरिया नहीं बन गया है कि मतलब आर्ट एंड कल्चर, म्यूजिक एंड फिर फोक। अच्छा, मतलब आपने ट्रेनिंग फोक म्यूजिक की ली या क्लासिकल म्यूजिक की? क्योंकि आप क्लासिकल भी गाते हो, फोक भी गाते हो, तो आपने पहले किस चीज को सीखा? मैंने क्लासिकल पहले सीखा है, और क्लासिकल में मेरा इंटरेस्ट शुरू में जो शुरुआत हुई मेरी वो क्लासिकल से हुई। लेकिन फोक की तरफ मेरा झुकाव किस तरीके से आया कि जब मुझे लग रहा है मैं 6th-7th में थी, तो सारी चीजें आप जब मेरे से बातचीत जो करेंगे वो मेरी फैमिली से, मेरी मदर से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी है, तो मेरी सारी कड़ी उन्हीं से जाके जुड़ती है। तो जो उनको एक सीनियर फेलोशिप मिली थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, लोक गीतों, लोक गाथा और लोक नाट्यों पे काम करने को, उत्तर प्रदेश के, उनका टॉपिक ये था। तो छोटे थे, छोटे से ही टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग थे हम। मैं और मेरा भाई दोनों ही बहुत छोटे में ही हम लोग पोस्टर डिजाइनिंग करते थे। जब बच्चे शायद पहाड़ और सूरज और पेंट में बनाते थे, तब हम लोग पोस्टर डिजाइन कर करके मम्मी को देते थे। तो तभी से वो ये हुआ कि जो उनका प्रोजेक्ट था उसमें हम लोग साथ में जाते थे। मम्मी इंटरव्यूज लेती थी, डॉक्यूमेंटेशन करती थी सबका। तो हमारा काम ये होता था कि हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे कैमरा लेके हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोग उसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये सब शुरू हुआ। लेकिन जब जाने लगे तो एक लगाव महसूस होने लगा। पहले तो भाषा, सबसे जो दूरी थी सबसे बड़ी वो ये थी कि भाषा समझ में नहीं आती थी। हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के ही, लेकिन घर में जबकि हमारे यहाँ दादी बाबा अक्सर अवधी में ही बात करते हैं, लेकिन हमारे घर में इस तरीके से बहुत नहीं था। तो बहुत हम लोग परिचित नहीं थे अवधी या भोजपुरी समझने के। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट में जाने लगे तो ये समझ में आने लगा, और दोनों तरफ से लोकगीत से जुड़ाव कैसे हुआ कि जब समझ में आने लगे तो लोकगीत या लोक विधाओं से प्रेम ना हो, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक नहीं कोई चीज समझ में आती तभी तक नहीं उससे जुड़ाव हो सकता। तो हमारे साथ यही हुआ, और खासतौर से मेरे साथ इस टाइम पे मेरे साथ हुआ
कि मैं सुनती थी और मुझे जो लोकगीतों के पीछे का मर्म था वो बहुत आकर्षित करता था। जो लोग होते थे, मैं देखती थी कि ईंटे गारे का काम करने वाले इतना सुंदर गा रहे हैं और क्या सोच के गा रहे हैं, इसके पीछे उनका क्या रीजन है और पारंपरिक है। और कितने वो जब छोटे थे तो नहीं समझ में आता था, लेकिन जब थोड़े बड़े हुए, जब थोड़ी समझ आई, तो ये भी समझ में आ गया कि लोक विधाओं को समझने के लिए लैंग्वेज को समझना कोई जरूरी नहीं, उसे सिर्फ महसूस करने की जरूरत है। जिस दिन थोड़ा सा हम संवेदनशील होते हैं किसी चीज के प्रति, तो हम उसे समझ लेते हैं, और मेरे साथ भी यही हुआ। तो जब सुनने में अच्छा लगा, समझ में आने लगा, उससे एक कनेक्शन फील होने लगा, तो फिर मैंने सोचा कि इसको क्यों ना सीखा जाए। तो बहुत ही मैं सम्मान से, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे लोकगीत सिखाने के लिए इलाहाबाद के ही बहुत प्रख्यात लोक गायक हैं श्री उदय चंद परदेसी जी, उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। मैंने अपने स्कूल टाइम से ही लोकगीत सीखना शुरू कर दिया था और फिर मैंने उनसे सीखा। वो सिखाते थे, वो समझाते भी थे कि ये सोहर है तो इसका क्या मतलब है, क्या कौन कह रहा है। तो वो एक जो पूरी बात है कि वो सिर्फ हर तरीके से समझ में आने लग गया, और इसी कारण से मैंने लोकगीत भी सीखना शुरू कर दिया। और आज मैं जहां भी मुझे अगर कभी भी गाने को बोला जाता है, तो मैं कोई फिल्मी गाना या कोई लाइट म्यूजिक में नहीं चुन पाती, मैं तुरंत ही बोलती हूँ कि मैं लोकगीत सुनाऊंगी, आप लोग सुनेंगे क्या। तो जनरली कोई मना नहीं करता, जो सुनना चाहता है वो सुन लेता है। और मैंने ये देखा कि हमारे जो एज ग्रुप के लोग होते हैं, सबको शायद दूर से लगता है कि समझ नहीं सकते, पता नहीं उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन जब मुझे याद है कि मैं एक विवाह गीत बहुत गाती हूँ, और सबसे ज्यादा पहला विवाह ही गीत सीखा था मैंने, और उससे बहुत कनेक्टेड मैं थी। तो मैं अक्सर सुनाती थी उसे लोगों को, और हर कोई आप यहाँ भी सुना सकते हो अगर आप में थोड़ी सी, आपकी तबीयत भी खराब हो मुझे पता है, फिर भी आप हो, अगर आपको फील होता है। बिल्कुल सुनाऊंगी मैं, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का मौका हमेशा मिलता है कि हम इस तरीके से मिलें, बातचीत करें। तो जो भी कुछ मुझसे गलती होगी, मुझे जो भी सुन रहे हैं क्षमा करेंगे। जो कुछ भी मुझ में अभी दम है मैं उस हिसाब से गाती हूँ। सोवत रहली मैं माई जी के कोरवा, निंदिया उचट गईली मोर हो, केकरे दुआरे माई बाजन बाजे, के कर रचल ब्याह रे। तू ही बेटी आऊर, तू ही बेटी बाऊर, तू ही बेटी चतुर सुजान हो। अरे तोहरे दुआरे बेटी बाजन बाजे, तोहरा ही रचल ब्याह रे। ये माँ बेटी का संवाद है, जैसे कि सब जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल समझ रहे होंगे कि पहले के समय में जैसे होता था कि कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, तो वो बेटी बाजे की आवाज सुन के पूछ रही अपनी माँ से कि किसके लिए बारात आई है, किसके लिए बाजा बज रहा है। तो माँ बोलती है कि तुम इतनी सयानी हो गई हो, इतनी समझदार हो गई हो, तुम्हारे ही लिए ये बैंड बाजा बज रहा है, तुम्हारे ही लिए बारात आई है। तो बहुत ही मार्मिक गीत है। मैं बेटी हूँ और शायद इसलिए ही सबसे ज्यादा इससे कनेक्ट कर पाई और लोगों को सुनाना। मैंने सबसे पहले ये गीत मैंने बहुतों को सुनाया है। जो लोग भी जानते हैं कि मैं गाती हूँ, शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो कि मैंने ये गीत गाया है उनके सामने। तो बिल्कुल मुझे बहुत पसंद है और इसी से मैंने शुरुआत की। नहीं, वाकई बहुत पसंद है। ये शायद
इलाहाबाद की खासियत भी है। और मतलब सच में मुझे भी बहुत सारी चीजें याद आ रही, क्योंकि मैं खुद इलाहाबाद का हूँ। तो मैंने ये सारी चीजें सुनी भी हैं, क्योंकि मेरी माँ भी गाया करती थी, बहुत सारी चीज थी। क्योंकि हमारे यहाँ जी। अलोपी का मंदिर है ना, अलोपी बाग में, हाँ हाँ जी उसमें बहुत सारे देवी गीत हैं। या शादी में जब हल्दी वल्दी लगाते हैं तो देवी मतलब गाते हैं गाना, वो सब लोग गाते हैं शादी में। तो जी बहुत सारी चीजें चलती रहती, तो मतलब मुझे भी याद आ गया ऐसा कुछ कि मतलब अच्छा ऐसा ऐसा होता था। हाँ। जी लेकिन जी एक मजेदार बात है ना कि मतलब आमतौर पे होता क्या है, लोग फोक से क्लासिकल में आते हैं, क्योंकि फोक तो हमेशा रहा है। लेकिन आपके जी साथ उल्टा रहा कि मतलब क्लासिकल से आप फोक में गए। तो कभी जी जी अटपटा ऐसा नहीं लगा कि मतलब क्लासिकल में इतना रूल रेगुलेशन और कहाँ फोक में एक खुलापन है? तो जब आप रेगुलेशन से खुलते हो तो अटपटा नहीं लगता कि मतलब ये हम कहाँ जा रहे हैं? जी अटपटा तो कभी नहीं लगा, मैं क्या हाँ, बताऊं, हाँ, क्योंकि एक अटपटा लगने के लिए भी वैसी बंदिशें अगर घर से मिली होती या गुरुओं से मिली होती। पहली गुरु तो मेरी माँ ही है, लेकिन दूसरी गुरु भी जो रहे, उन्होंने हमेशा से मुझे सम्मान करना जरूर सिखाया। और वो सम्मान करने से मुझे कभी भी किसी के सामने ये गाते हुए ये महसूस नहीं हुआ कि मैं बंदिश से हट के गा रही हूँ, क्योंकि क्लासिकल हमेशा कहा जाता है एक थोड़ा सा क्लासिक ऑडियंस के लिए है। लेकिन बिल्कुल। लोकगीत, जबकि लोक संस्कृति से, लोक गीतों से शास्त्रीय संगीत आया है, शास्त्र बाद में आया है, लोक पहले आया है। और इसलिए जो इस बात को समझ लें, वो मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत खुशी होती है मैं जब लोकगीत गाती हूँ। तो कोई कंपैरिजन नहीं है किसी चीज का, लेकिन नहीं, वो मैं कंपैरिजन कर भी नहीं रहा हूँ। मैं इतना कह रहा था जी कि यहाँ उल्टा हुआ, क्योंकि लोग हमेशा रहा और जी उसके बाद क्लासिकल में आते हैं, तो लोगों को लगता है जी कि मतलब कोई बहुत उम्दा चीज में मैं जा रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। आप जी एक उम्दा चीज में फिर फोक में आते हो, है ना? जी जी तो लगता है ना कि मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि मतलब किन चीजों में जा रहा हूँ, कि मतलब मैं क्लास मतलब मैं नॉर्मल नाटक करते करते संस्कृत ड्रामा पढ़ने लगूं, तो लगता है जी अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जी तो वैसे मैंने जी। पूछा कि मतलब और होता है ना। एक बात मैं और भी इसके साथ ही जोड़ूंगी कि मुझे आप भी पूरा एक परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हैं, मैं भी उसी से जुड़ी हूँ। एक जो सही बात होती है कि हम वो हर चीज करने को रेडी होते हैं जो हमारे दिल को, मन को छुए, अच्छा लगे। और ये और हमारे साथ तो ये है कि शास्त्रीय संगीत हो या लोकगीत हो, ये जितना मार्मिक है, जितना आध्यात्मिक है, उतना कुछ और जो एक सेटिस्फैक्शन देता है। आप जब गाते हैं, जिसने जीवन में जीना एक अपने आर्ट फॉर्म को शुरू कर दिया, तो वो उसे गाते हुए, पूरा महसूस करते हुए अपने हर समय पे गा सकता है। मैं अपना ही एक ये हर समय पे बात से मैं जोड़ना चाहूंगी कि हो सकता है सुनने वालों को अजीब लगे कि मैं कई बार मैं दुखी या परेशान होती हूँ, या मैं कहूँ कि कभी अगर ऐसे स्थिति हो कि मुझे रोना है, तो मैं तब भी गाती हूँ। और मैं उस टाइम गाती हूँ क्योंकि जब आप अपनी कला को जी रहे हैं तो वो आपके जीवन का हिस्सा है। कुछ महसूस नहीं होता कि हम अलग से कर रहे हैं, वो लग रहा है कि हम जैसे बोल रहे हैं, जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वैसे ही वो कर रहे हैं। और ये चीज होता है, इसलिए मुझे तो बहुत प्रेम है लोकगीतों से, तो बहुत ज्यादा प्रेम है। शास्त्रीय से तो एक शुरुआत हुई और वो एक मेरा बेस है, लेकिन लोकगीतों से जो प्रेम है वो एकदम अलग है। मैं उसे बता नहीं पाऊंगी कि वो कैसा प्रेम है, लेकिन बहुत मुझे पसंद है। और मैं उसे जब देखती थी कि बहुत कम लोग इसे लेके चल रहे हैं, मेरे खासतौर से मेरे एज ग्रुप के लोग सुनना कम पसंद करते हैं, जानना कम पसंद करते हैं, तो मैंने सोच लिया कि मैं जो सबको सुनाती हूँ सबसे पहले लोकगीत, उसका एक कारण ये भी है कि हर कोई फिल्मी गीत तो सुनने को तैयार रहता है, लेकिन लोकगीत बहुत मुश्किल से कभी ऐसा होता है कि कोई पहला गीत सुन ले कि हमें लोकगीत सुनाना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक छोटी से शायद मेरी तरफ से शुरुआत होगी कि मैं अपने लोगों को सुना सुना के आदी बनाऊं कि वो लोकगीत सुने, समझें। तो यही इसी कारण से
नहीं, लोकगीत तो फिर भी लोग सुन लेते हैं। आप एक बार सोचिए, क्लासिकल लोगों को कितना समझ में आता है और कितना प्रमोट करते हैं क्लासिकल को, जी जी, है ना? अब हमें कहीं खुद जाके सुनना हो तो मतलब बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत ध्यान चाहिए और एक अलग तरह की समझ चाहिए जी क्लासिकल के लिए। मतलब बिल्कुल। फोक तो फिर आनंददायक है क्योंकि वो जी लोगों का है, मतलब उसमें जी, मस्ती होती हाँ हाँ, है ना? तो जी क्लासिकल ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, मतलब फोक की अपेक्षा। जी। असल में मुझे लगता है कि जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही। मेरा लोक के प्रति ये कहना है कि आज भी कई लोग इसे द्वयम दर्जे का एक समझते हैं कि ये छोटे दर्जे की चीज है। जो हमारे जैसे लोग हैं जो कि इसी बीच से निकले हैं, एक परिवार में वैसा माहौल रहा, वैसे संस्कार रहे, उनकी बात अलग है। बट आजकल जो एक हमारे साथ एक जो हम अपनी एक फेक आइडेंटिटी बनाते हैं, तो उस आइडेंटिटी के साथ हम लोग को नहीं जोड़ पाते हैं या हम उसे लेके आगे बढ़ने को तैयार नहीं होते हैं। हम सुनते हैं, हमारे घर में भी जो सुनता है, मुझे याद है कि हमारे यहाँ अभी हाल ही में एक शादी हुई हमारे ताऊ जी के बेटे की। तो ताऊ जी के बेटे की शादी हुई तो मेरे पास ही सब हर समय के गीत थे। शादी के हर रस्म के मेरे पास गीत थे। तो और मुझे लगा कि अपनी एज की इकलौती मैं थी, बाकी सब आंटियां दादी थी। तो जब शुरू में करने जा रही थी तो मुझे हिचक आई कि मुझे लगा कि पता नहीं क्या सोचेंगे सब कि ये तो हम लोगों के साथ की है, अलग से क्या गा रही हो। मेरे परिवार में भी सब जानते होंगे, लेकिन मेरे एज ग्रुप का कोई भी लोकगीत गाता नहीं। तो लेके हमने शुरू किया कि मैंने गाना शुरू किया, और जब मुझे कहीं कि सब इतना पसंद करने लगे, सब आंटी दादी मुझसे बोली कि अरे उसको पकड़ के लेके आओ, वो सुनाएगी इस समय का गीत, हल्दी का गीत उससे वो लोग आए। नहीं नहीं, तो अभी 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 किसी ने, सॉरी मैं रोक रहा हूँ, जी अजय जी। कपूनिया जी हैं, बोल रहे दुखी होने पे आप कौन सा लोकगीत गाती हैं, कृपया सुनाए जब आप दुखी हैं। मैं बिल्कुल अगर ये गीत तो वैसे तो मैं खुश होके भी सुना सकती हूँ, लेकिन होगा तो मैं लास्ट में, आप मुझे बिल्कुल याद दिलाइएगा तो मैं गाऊंगी, क्योंकि वो निर्गुण है। और निर्गुण से अगर समापन हो तो बहुत सुंदर लगता है। तो बिल्कुल चर्चा के अंत में जरूर। जी। तो म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, फोक और उसके साथ आप थिएटर भी करते हो, तो जी थिएटर कैसे एंट्री करता है म्यूजिक के साथ? हाँ, और वो थिएटर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं सोचता भी रहता हूँ, क्योंकि मैंने जो अपनी पूरी योजना बनाई थी कि इंटरव्यू लेने की, बात करने की, क्योंकि नाट्य शास्त्र जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसमें एक चीज है कि उसमें म्यूजिक भी है, डांस भी है, थिएटर भी है। जब जी तक ये सारी चीजें क्लब नहीं होती तब तक एक नाटक बनता नहीं, और जी उसका पूरा विधि विधान है कि मतलब किस तरह से उसकी प्रैक्टिस करनी है। जी तो जी। ये सारी चीजें, मतलब इसमें दो चीजें क्लब होती हैं, तो आपने थिएटर को कैसे मतलब जोड़ा, कैसे म्यूजिक के साथ वो जुड़ता है? जी मुझे बल्कि ये चीज थोड़ा बताने में थिएटर मेरा शौकिया है। इसकी भी शुरुआत मेरी मम्मी के ही कारण हुई, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा से कहती थी कि क्योंकि वो खुद भी संस्कृत थिएटर से जुड़ी रही अपने कॉलेज टाइम में, तो वो कहती थी कि थिएटर आपका एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है। और आप जब थिएटर में जाते हैं तो आपको सारी चीज एक तरीके से जानने समझने को मिलती है। आप मंच मंच के परे, आपका चाहे कॉस्ट्यूम हो, म्यूजिक हो, बैकग्राउंड म्यूजिक है, डांस है, एक्टिंग तो मेन चीज है ही उसमें। तो बोलने का तरीका कैसे, एक स्टेज फियर ना हो, बहुत चीजें हैं। तो जब सारी चीजें, तो मुझे जब याद है कि मैंने पहला प्ले हमारे इलाहाबाद की ही बहुत जानी मानी निर्देशिका हैं, सुश्री सुषमा शर्मा जी, और मैंने उन्हीं के साथ किया, और मैंने उन्हीं के साथ शुरुआत की। तो उन्होंने मुझे जब मुझे मम्मी से एक चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि मैं तैयार नहीं थी, मैं डर रही थी, मैंने सोचा कि मैं जाके क्या करूंगी।
क्योंकि मैं या तो हंसती हूँ या तो स्टिल रहती हूँ, मेरा एक्सप्रेशन रियल लाइफ में भी कुछ ज्यादा नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं क्या करूंगी मंच पे जाके, सब तो जो जाते हैं बड़े तैयार होते हैं, बड़े उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, सब होता है, मैं तो उतनी एक्सप्रेसिव ही नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तो डायरेक्टर का काम होता है निकलवाना, आप आओ। जब मैं आई तो मेरी शुरुआत ही प्रेमचंद की कहानी पे हुई। तो जब मैंने शुरू किया और आजादी के रंग मुंशी प्रेमचंद के संग ये नाटक पूरा हुआ था, जिसमें 3 नाटक हुए थे। तो शराब की दुकान और मैं अभी भूल रही हूँ 2 और नाटक हुए थे, 3 नाटक हुए थे। तो मेरा पहला प्ले था और एक डिमांड ऐसी थी उस प्ले की कि मुझे लीड रोल दिया गया। तो सारा बोझ एक तरीके से आ गया, क्योंकि पहला प्ले और मैं ऑलरेडी इतनी डरी हुई, और उसके बाद लीड रोल। और लीड रोल में होने का एक जो प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, जो नाटक जिन पे बने हुए हैं, बड़े कठिन और संस्कृत निष्ठ हिंदी रहती है। मतलब बहुत नए शब्द मुझे पता चला, और वो शब्द मुझे भावों के साथ बोलने थे। तो मैं बहुत, मुझे पहले तो याद करने में एक थोड़ा सा टाइम लगा, और मैं याद करके समझ के उसी एक्सप्रेशन के साथ बोलूं। लेकिन ये मेरी डायरेक्टर को पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने मुझसे करवा लिया, और बड़ा वो नाटक की सराहना भी बहुत हुई। पर्टिकुलरली जब मुझे याद है कि, और सबसे मेरे लिए एक और भी बहुत चैलेंजिंग रहा कि मेरे साथ जो को एक्टर्स थे, जो हम 3 लोगों का मेन जो कहानी के पात्र थे, वो दोनों मुझसे बहुत सीनियर। आप इलाहाबाद से हैं तो आप मे बी आप दोनों को जानते भी हो शायद। मदन सर हैं और एक सतीश सर हैं, सतीश तिवारी सर। तो दोनों के दोनों बहुत सीनियर, और दोनों की एक्टिंग बहुत, मतलब उन लोगों के 10-15 साल का अनुभव था। तो मैं बहुत डर गई कि मुझे उन लोगों को डांटना था कई मामलों में। तो मैं डर रही थी और सारी चीज है। लेकिन मुझे याद है कि जब प्ले हो गया था तो जो मदन सर थे वो और कुछ और लोग सीनियर, वो मम्मी से जाके बोले कि नहीं, आपकी बेटी बड़ी होनहार है, उसने हमें डांट के बराबर कर दिया, तो वो सब कर लेगी। तो ये एक तरीके से थिएटर की शुरुआत ऐसे हुई। और बहुत ज्यादा मैं थिएटर से मतलब करने के एक रंगकर्मी के रूप में बहुत नहीं जुड़ी हूँ, दर्शक के रूप में बहुत जुड़ी हूँ। मुझे देखना बहुत पसंद है, जानने का बहुत शौक है। लेकिन करती मैं साल में 1 प्ले अगर कभी हुआ तो मैं 1 प्ले साल में, मेरा ऐसा रहता था कि साल में 1 या 2 प्ले ऐसे एक शौकिया रूप में मैं उससे करती थी, क्योंकि प्ले के लिए बहुत टाइम भी देना पड़ता है। तो सवाल ऐसे आ रहे हैं, मैं अभी जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं किसी चीज का आकलन कर नहीं सकती। तो बिल्कुल, और उस विषय पे मैं बात भी नहीं करूंगी। मैं जितना अभी अपनी सूझबूझ से बोल पाऊंगी बोलूंगी जी। नहीं, बिल्कुल वो इलाहाबाद में बदलाव होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए इलाहाबाद के रंगमंच को भी, म्यूजिक को भी। और वो हमें खुद बदलाव करना पड़ेगा, ये कोई दूसरा या तीसरा नहीं कर सकता। मतलब अगर आज मैं एनएसडी में काम करता हूँ, एनएसडी पास आउट हूँ, तो वो मेरी अपनी मेहनत, अपनी लगन है। तो सबको उस तरह के करना पड़ेगा काम, तब बदलाव आएगा। बदलाव की जरूरत हर जगह है ना? तो शुरुआत खुद ही से होती है जी। खुद ही को लगना पड़ेगा उस काम के लिए, है ना? तो थिएटर में मतलब आपके म्यूजिक जो आपका पैशन है, जिसे आपको बहुत प्यार है, उसमें कोई इजाफा किया या करता है? थिएटर ने म्यूजिक में इजाफा नहीं किया, म्यूजिक से थिएटर में इजाफा जरूर हुआ। कि मुझे इस कारण से जैसे मेरे कई बार ऐसे पात्र रहे कि जिनको गाना गाना था स्टेज पे। तो अक्सर ये होता है कि जैसे जो कैरेक्टर गाना नहीं गा पाते हैं तो एक साइड म्यूजिक रहता है कि लोग गाते हैं और हम उस पे एक्शन करते हैं। लेकिन हमारे साथ ये चीज नहीं होती थी, मैं गा लेती थी। तो मुझे याद है कि मुझे हर प्ले में मुझे लगता है कि मैंने गाना एक दो तो गाया ही है, चाहे वो
लोकगीत से रिलेटेड हो, मुझे राजस्थानी भी एक प्ले किया था, तो उसमें भी मैंने राजस्थानी गाना गाया था। एक बार तो मैं डांस करने से बहुत भागती थी सबके सामने, तो मैम ने मुझे डांस भी करा दिया प्ले में। वो राजस्थानी जो गाना था, वो गाना गाते हुए डांस भी करना था राजस्थानी औरतों की तरह, तो वो किया था फर्स्ट टाइम पे। तो बिल्कुल मुझे तो लगता है कि हर जगह काम आया मेरा म्यूजिक। कहीं भी थिएटर में तो बहुत ही मेरे काम भी आया है। एक प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आपको गाना आता है तो। जी नहीं, वो बात मैंने इसलिए जोड़ी क्योंकि मैंने थोड़ा डांस भी सीखा, थोड़ा म्यूजिक भी सीखा, तो मुझे लगता है वो सारी चीजें, म्यूजिक और डांस जोड़ती हैं चीजों को, मतलब मदद बिल्कुल। करती हैं। मतलब कोई भी आर्ट जो जी है जो आप करते हो, वो कोई भी आर्ट हो, चाहे तबला सीखना हो, चाहे जी हारमोनियम हो, तो वो जी कहीं ना कहीं जुड़ के दूसरे आर्ट को और ऊंचा बना देते हैं, उस आर्ट को कहीं बिल्कुल। ऊपर ले जाते हैं। तो जी जी उस तरह से कि मतलब आप इतने सारे आर्ट से जुड़ रहे हो, तो हर आर्ट आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें दे रही होती है। बिल्कुल। जी अगर आपने थिएटर किया तो थिएटर में खुलापन होता है, जो आपकी म्यूजिक में भी मतलब सोचने का खुलापन देता है। मतलब जी ये कहीं ना कहीं मदद करता है। जैसे कि मैंने डांस किया था, मुझे डांसर नहीं बनना था कभी, लेकिन जब मैं जी लाइट जी करता हूँ तो लाइट चलती है डांस पे, वो रिदम सेंस बिल्कुल। बन जाता है, चीजें जुड़ जी जाती हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप मतलब क्लासिकल और फोक का रियाज का कैसे टाइम डिसाइड करते हो? मतलब किसमें ज्यादा टाइम, किसमें कम टाइम, किस तरह से उसके रियाज जी होते हैं, किस तरह से आप करते हो? क्योंकि क्लासिकल बहुत ज्यादा टाइम जी मांगता है। हाँ, क्या फोक भी उतना टाइम मांगता है? देखिए, फोक और क्लासिकल की कोई अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती वैसे तो, क्योंकि मेन तैयारी गले की होती है। अगर आपका गला तैयार है और गला पे आपका कंट्रोल है, तो आप दोनों तरीके के, आप जितने भी तरीके के गीत गाना चाहते हैं आप गा सकते हैं। आप सुर में है, ताल में है, आपका अपनी सांस पर अच्छा संयम है, सारी चीजें जो हमारी गायकी में जरूरी है, तो हर वो कोई गा सकता है। और हमारी प्रैक्टिस तो जो रियाज होता है, वो रियाज में मेनली जो सरगम का हम रियाज करते हैं, सांस पे रियाज करते हैं, आकार में रियाज और तान की रियाज, तो ये सब जो रियाज करते हैं, ये दोनों में लोक में असल में लोकगीत जो है वो उसमें तो देखिए जितने लोग गाते हैं जो हमारे जिनसे ये उपजा है, वो जी उनको देखे तो वो कहाँ कोई रियाज करते हैं। वो तो जो मन क्योंकि लोक का मतलब ही यही है कि जो मन में आता है वो गाना शुरू कर देते हैं। और कुछ जो बहुत सुरीले होते हैं उनके कंठ से बहुत अच्छा लगता है, जो सुर में नहीं भी होते हैं वो मन के भाव से गाते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो लोक के लिए हाँ ये कह सकते हैं कि मैंने जैसे अलग अलग गीत सीखे हैं, तो मुझे कभी गाना हो या कभी उसकी प्रस्तुति देनी हो तो मैं उसकी तैयारी करती हूँ और फिर उसको गाती हूँ। और शास्त्रीय की तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि वही आपने जो शुरुआत में बात की थी, मैं उसी को दोहरा रही हूँ कि इतने जो उसका शास्त्र पक्ष है वो इतना इम्पोर्टेंट है। जब आप शास्त्रीय संगीत गाते हैं तो आप उसे हल्के में नहीं ले सकते, और जब आप गा रहे हैं तो उसे सुर में होना चाहिए, ताल में होना चाहिए। जिस राग को आप गा रहे हैं उस राग का जो एक फ्रेम बना हुआ है, उस फ्रेम में उसे गाना है। ठीक है, एक ऐसी अवस्था गाते गाते आता है कि कभी कभी वो फ्रेम मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी सारी चीजें बहुत मायने रखती। सुर ताल तो बेसिक चीज है, और फिर जो राग का शास्त्र है उसको एक शुरुआती जो हमारी तैयारी होती है, जो प्रैक्टिस होती है, उसमें तो हम उसे करते हैं। फिर मंच प्रस्तुति में तो जो ईश्वर कराता है वो करते हैं। जी, तो अच्छा, इस तरीके से मेन कंठ की तैयारी करते हैं। जी, तो क्लासिकल में आप सबसे ज्यादा किन से प्रभावित हैं? मतलब हर किसी का एक एक जी, सिंगर होता है जिससे वो प्रभावित होता है, जो उसका आइडियल होता है। हाँ, जी, और मतलब अगर किसी से है तो उनका क्या अच्छा लगता है जो आपने उनसे लिया भी है, सीखा भी है, मतलब मन भी करता है कि हमसे ये चीज हमें मिल जाती तो और अच्छा होता। जी। मैं क्लासिकल में मुझे कई बहुत पसंद है, लेकिन अगर जैसे क्या होता है कि किसी किसी का कुछ कुछ पसंद होता है,
तो जैसे मैं बहुत जिनको मानती हूँ, और बड़ा दुख है मुझे कि आज मेरे समय में मैं मतलब वो है नहीं, बट मैं उन्हें पूरा इमेजिन करके कभी भी अगर गाती हूँ तो कर लेती हूँ उन्हें। पंडित कुमार गंधर्व मुझे बहुत ज्यादा पसंद, क्या कहूँ, मुझे लगता है कि अगर जो वो करते हैं मैं उसे ही कोशिश करती हूँ कि वैसे ही सोचूं कि वो कैसे करते हैं। उसे मैं बहुत सुनती हूँ। मैं कुमार गंधर्व जी का तो मैंने पहले नाम लिया, और क्योंकि मुझे शास्त्रीय संगीत जब मैं गाती हूँ तो मुझे बहुत, वैसे तो सारी चीज डिवाइन होती है, लेकिन मैं शास्त्रीय संगीत जब गाती हूँ तो मेरा डिवाइन की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव रहता है। और मैं बहुत वैसे गीत पसंद करती हूँ जो आध्यात्मिक है। इवन राग में भी वो बंदिशें मुझे बहुत पसंद आती हैं जो आध्यात्मिक होती हैं। तो मुझे बहुत पसंद है, और इसीलिए मुझे पंडित कुमार गंधर्व हैं। वैसे तो जो भी शास्त्रीय संगीत के कलाकार रहे हैं या जो हैं आज भी, वो सभी आध्यात्मिक ही गाते हैं, क्योंकि अगर जब तक डिवाइन, सारी जो कला संस्कृति है वो तो डिवाइन ही है। और मुझे विदुषी किशोरी अमोंकर जी भी बहुत पसंद है, क्योंकि उनका गाना एक अलग ही स्तर का है। वो भी बहुत डिवाइन गाती हैं। तो ये एक तरीके से समझ लीजिए कि मुझे ये लोग बहुत पसंद हैं। किशोरी जी बहुत पसंद हैं। अगर ठुमरी की बात आए तो मुझे हमारी विदुषी गिरिजा देवी जी बहुत पसंद हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं कि मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। और एक जो जब एक विद्यार्थी, जो कि हम हमेशा रहेंगे, तो विद्यार्थी जीवन में जो अच्छा रहता है उसके प्रति एक झुकाव होता है। जरूर कोई पहला होगा, दूसरा होगा, लेकिन मुझे जो जो लोग गाते हैं और जिनका जिनका जहां जहां जो जो अच्छा लगता है मैं सब सुनती रहती हूँ, लगातार सुनती हूँ। तो मुझे दो नाम मैंने मेनली, दो तीन नाम बताए, बाकी मुझे अधिकतर सभी पसंद है जी। इसलिए मतलब जो नाम है वो तो वाकई मतलब बड़े नाम है और सब उनको सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब सुनना भी चाहिए लोगों को। एक क्वेश्चन है अजय जी का, संभवी जी, आप स्वयं को भविष्य में किस रूप में देखती हैं? एक लोक गायिका के रूप में, शास्त्रीय गायिका के रूप में, अभिनेत्री के रूप में? मैं हाँ, क्या कहूँ? सच में सोचने जी, का विषय है, ये सोचने वाला विषय है। बिल्कुल। अभिनेत्री के रूप में तो बिल्कुल नहीं देखती हूँ मैं। मैंने जैसे बताई कि अभिनय करना मुझे पसंद है। शुरुआत तो जरूर ढकेल के हुई, लेकिन अब पसंद भी है। तो इसलिए बिल्कुल मुझे वो एक शौकिया मेरा चलेगा, आज नहीं हमेशा चलेगा जब तक मैं कर पाऊंगी। तो बिल्कुल मैं उसे एक हॉबी के रूप में ही लेके चलती हूँ। और जो भविष्य में अपने आप को देखने की बात है, वो गायक के रूप में देखती हूँ। अब वो चाहे लोकगीत का गायक हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का गायक हो, क्योंकि गाना मुझे पसंद है। अब गाने में मुझे दोनों गाना पसंद है, तो मैं किसी एक को नहीं चुन सकती, क्योंकि मैं किसी एक को आगे जाके भविष्य में छोड़ूंगी नहीं। तो इसलिए किसी एक को नहीं चुन पाऊंगी जी। तो क्या आपने कभी सोचा कि मतलब भविष्य में बॉम्बे भी जाना है, वहां जाके अपने करियर को तलाशना है? नहीं, करियर के बिल्कुल। बारे में कैसे कैसे सोचते हो, क्या सोचते हो इस फील्ड में कि करियर आ, कैसे इस फील्ड में बनाया जा सकता है? जी। वो तो हर इंसान सोच रहा होता है देखिए, ना एक समय पे। बिल्कुल, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के फील्ड में है, खासतौर से जो गाते हैं या डांस करते हैं, या जो अभिनय के क्षेत्र में है, उनका कहीं ना कहीं अधिकतर हमारे जो एज के लोग होते हैं, हमारे एज ग्रुप के लोग जो होते हैं, तो उनका एक लक्ष्य होता है कि हमें मुंबई जाना है, बॉलीवुड में जाना है, कहीं से अपने आप को उस तरीके से स्थापित करना है। फिलहाल तो फिलहाल क्या, आगे भी मेरा कहीं से, मैं तो बल्कि बहुत जब भी अगर कभी मुझे ऐसा किसी ने कहा, क्योंकि सोशली काफी एक्टिव रहती हूँ, तो कभी कभी एक आध ऑफर आ गए कि नहीं आपको आप करिए, तो ऐसा नहीं है हम आपको मुंबई बुलाएंगे।
तो मैं बहुत डर भी जाती हूँ और मैं उस कतार में खड़ा नहीं होना चाहती, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मुझे सीख के, और जो शास्त्रीय संगीत से जुड़ा है या जो लोकगीत से जुड़ा है, हर उसे सीखने वाला अपना भविष्य वहां नहीं देखता। तो मैं मंच प्रस्तुति जरूर करना चाहती हूँ, मैं मंचों पर अच्छे मंचों पर प्रस्तुति देना चाहती हूँ, लेकिन मेरा कभी भी लक्ष्य मुंबई नहीं रहा। क्योंकि मुंबई इसलिए मैं बोल रही हूँ उसे बोल के, क्योंकि मुंबई जब हम बोलते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल उस माया नगरी में नहीं जाना चाहती, चाहे वो इसी चीज को लेके बढ़ना भी होता तो भी मेरा लक्ष्य वहां नहीं है जी। तो मतलब लक्ष्य को आपने कैसे सोचा है, मतलब कैसे आगे बढ़ने के लिए, क्या और करने के लिए क्या प्लानिंग, मतलब कि क्योंकि हम जी आप उस एज में हो जब आपकी प्लानिंग होगी कि मुझे इसको कहाँ ले जाना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है। जी अभी तो मैं बहुत प्लानिंग, आपने ये सवाल अक्सर आता है, लेकिन मतलब घर वाले भी पूछ लेते हैं तो इसलिए वो सवाल आगे क्या मतलब होता है ना, भाई ग्रेजुएशन कर लिया, अब आगे हम क्या करने वाले हैं उस चीज को लेके। बिल्कुल और खुद से मैं भी क्वेश्चन होता है कि मतलब जी 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 बोले। प्रस्तुतियां तो जो देनी है वो मैं देती रहूंगी, लेकिन मेरा अगर मुझे मेन फील्ड अगर कभी जैसे चुननी होगी तो मैं मीडिया और म्यूजिक को लेके कुछ आगे सोच रही हूँ। और अभी बहुत क्लियरली मैं बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो आगे की प्लानिंग है। कभी कभी कुछ होती है कि कुछ क्या कहें, सीक्रेट प्लानिंग्स होती है तो लेकिन दोनों दोनों में कंट्रास्ट नहीं है, मीडिया और म्यूजिक, मतलब दोनों जी अलग अलग दिशा में काम करते हैं, है ना। हाँ, लेकिन मीडिया तो मीडिया देखिए मीडिया मीडिया भी बहुत टाइम मांगता है और म्यूजिक भी बहुत टाइम मांगता बिल्कुल है ना। जी दोनों के जी टाइम का मांगने का समय जो है ना इतना है कि मतलब एक चीज छूट जाती है कभी कभी, है ना। बिल्कुल तो जी जैसे आप मीडियम ढूंढते हैं तो मीडिया बहुत टाइम लेता है, और म्यूजिक जो आप शास्त्रीय संगीत और फोक की बात कर रहे हो वो भी टाइम मांगता जी है जी ना, क्योंकि रियाज बहुत जरूरी है। क्योंकि बिल्कुल मेरा मानना है कि आप 1 महीने रियाज करते एक दिन छोड़ते हो तो बराबर हो जाता है, ऐसा मैंने सुना था। जी जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है होता ना। है। हाँ, देखिए मीडिया और म्यूजिक मैं किस हिसाब से जोड़ती हूँ, मैंने जैसे बताया कि मैं इंटरव्यूज मुझे लेना पसंद है, मुझे कलाकारों को जानने का बहुत शौक है, और जान के उनकी जो बातें हैं, उनकी जो कलाएं हैं, उनका संकलन करने का है। वो भी एक मीडिया का पार्ट है हमेशा। एक मीडिया जब हम बोलते हैं तो जरूर लगता है कि वो एक क्योंकि मीडिया तो बहुत ग्लैमरस फील्ड है और पूरा ग्लैमर से भरा हुआ है, तो जिसको उस तरफ जाना है वो बात अलग है। लेकिन मेरा मीडिया से अगर जुड़ाव की मेरी बात होगी तो मेरा जुड़ाव सिर्फ इतना ही है और इतना ही रहेगा भी आगे। मुझे कभी एंकर नहीं बनना था कि मैं स्क्रीन पे आऊं, टीवी स्क्रीन पे। हाँ, लेकिन मुझे इंटरव्यूज लेना है, लिखना, आर्टिकल्स लिखना है, और जैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है और उसे प्रसारित, जैसे मैंने अभी वो काम एक तरीके से शुरू भी कर दिया है कि इंटरव्यूज तो मैं काफी समय से ले रही हूँ, कुछ मैंने अब वीडियो के साथ भी लेना शुरू किया है। हाल ही में मैंने एक एक्टर हैं मोहम्मद अली शाह जी, तो मैंने उनका लिया है, जो कि नसरुद्दीन शाह के कजिन हैं। नहीं, उनके कजिन नहीं है, उनके भतीजे हैं, सॉरी। तो उनका लिया। तो जो इंटरव्यू है या जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, इन तरफ से मैं मीडिया को छूना चाहती हूँ, और इसी को लेके मैं, क्योंकि मीडिया का मतलब एक ये भी है मेरे लिए कि मैं अपनी कला जो एक पर्सनल है वो तो मैं प्रस्तुति करके और मैं हर तरीके से बिल्कुल आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन एक जो मेरा है कि मैं किसी तरीके से अपने योगदान से उसे आगे भी बढ़ाऊं। और मैं ऐसी संस्थाओं के साथ काम भी कर रही हूँ कि जिससे मैं आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कर सकूं। तो एक जो उद्देश्य है वो ये भी है मेरा कि, और सब हो जाता है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा
हम सोचें कि ये चीज हम अपनाते हैं तो ये चीज नहीं हो सकती दूसरी चीज, क्योंकि मैं तो अभी भी सब कर रही हूँ। मेरी माँ जो कि हमेशा से सब करती आई हैं, तो मुझे लगता नहीं कि जिसके जिसके पास समय है 24 घंटे हमें मिले हैं, तो अगर जिसको सोचना है वो टाइम मैनेजमेंट करके बिल्कुल कर लेगा। कई लोग हैं जो करते हैं, दो दो फील्ड्स को भी लेके चलते हैं, कोई एक ही लेके चलता है, तो सब होता है जी। नहीं, वो तो सब जाता है, लेकिन मैंने भी एक चीज सुनी थी, अभी याद आ गई मुझे, और प्रयाग हाँ संगीत समिति में सुनी थी जी कि जिंदगी बीत जाती है सिर्फ साह लगाने में, जी जी है ना? बिल्कुल लोगों के साह नहीं लगते। मतलब अगर जी बात करें तो मैंने सुना था, कितना सत्य जी है कितना गलत है, नहीं पता है। बिल्कुल मैंने सुना जी था, उन्होंने कहा था कि साह अगर अच्छे से लग जाए तो बहुत बड़ी बात है एक जिंदगी में, अगर साह लगा ले, है ना? बिल्कुल जी। तो जब ये बातें कही जाती हैं तो सब कुछ तो हो सकता है, फिर साह कैसे लगेगा? मतलब सा ये ना आज भी देखिए, बात क्या होती है कि हमारे पास हम कभी भी कोई भी चीज 24 घंटे नहीं करते, और 24 घंटे करेंगे तो हम उस योग्य नहीं बचेंगे कि उस चीज को आगे कर लें। तो क्योंकि रियाज का भी जब अभी मैंने हम लोगों ने अपनी ही संस्था से दो ठो पहले जो अभी आज एक कार्यशाला खत्म हुई है, ये तो थिएटर से संबंधित थी, लेकिन इससे पहले हमने 2 म्यूजिक की कंठ साधना की किया। तो रियाज का टाइम से कोई वो मतलब नहीं होता कि हम 10-10 12-12 घंटे करते हैं रियाज तो ही मतलब कुछ मिलेगा। कई ऐसे जो रियाज करने का हमारा तरीका कैसे है, और हमारी एबिलिटी भी है, हर कोई 12 घंटे नहीं कर सकता। मेरी अपनी सीमा होगी, मैं अपनी सीमा में, मेरे लिए हो सकता है मैं 2 घंटा 4 घंटा मैक्सिमम रियाज कर पाऊं। तो उस 2 घंटे 4 घंटे रियाज के बाद जो मेरा गला थक जाएगा, तो उसके बाद मैं करूंगी तो बिल्कुल, तो उसके बाद के लिए मेरे पास कई काम बचते हैं, और वो कई काम मैं सारे करती हूँ। अब जैसे आप ही मैं सॉरी माफ करिएगा, मैं आपको लेके बात करने जा रही हूँ, लेकिन आप जैसे थिएटर के हैं, डायरेक्टर हैं आप, हाँ, आप कभी कभी एक्टिंग भी करते हैं और मेन आपकी फील्ड डायरेक्शन है, लेकिन आप आज मेरा इंटरव्यू भी ले रहे हैं, एक बातचीत कर रहे हैं, और कई लोगों का कर रहे हैं, तो आपने भी वो टाइम निकाला, तो यही हाँ, इसका अच्छा सा जवाब है मेरे पास। टाइम जी निकाला नहीं, टाइम मिला मुझे। अगर ये जी कोरोना जी नहीं आता तो शायद मैं कभी कोशिश नहीं करता, क्योंकि बिल्कुल जी ये इतना समय था मेरे पास, तो मैंने सोचा जी इन समय को क्या करूं, क्योंकि आमतौर पे जब मैं लाइट करता हूँ, हम्म मुझे मैं बात कहूँ तो 24 साल में कभी मैं सोच ही नहीं पाया एक्टिंग के बारे में, कभी मैं जी सोच ही नहीं पाया इंटरव्यू के बारे में। मुझे हमेशा दिक्कत रहती रही कि मैं लोगों से कैसे बात करूं, कभी नहीं सोचा, क्योंकि लाइफ में इतने काम होते थे मेरे पास, मैं हर दिन बिल्कुल बिजी होता था लाइट जी डायरेक्शन। इसके अलावा एक्टिंग को भी मैंने कभी नहीं सोचा, ये भी नहीं सोचा जी कि मुझे बॉम्बे जाना है ना? जी तो जी लाइट की वजह से बहुत सारी चीजें जुड़ती गई, मैंने लाइट को साधा, मतलब जी उसकी साधना की, मतलब जी वो सपने में भी दिखाई पड़ता है। तो जी इसीलिए मैंने वो पूछा कि आज जो मैं कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, कोरोना आया तो मैंने कहा जी चलो ये भी एक बार एक चीज करके देखते हैं, और मैंने बहुत बिल्कुल लेट शुरू किया, जस्ट फॉर द फन। ये जी इंटरव्यू इज जी जस्ट फॉर फन, नहीं मतलब मुझे हर चीज तब बिल्कुल, मजा ये आता तो इंटरव्यू भी है। हाँ, क्या कहें, ये तो गपशप है। तो हाँ, बिल्कुल ये उसी तरीके से, बस मुझे लगता है कि जहां आपको जो चीजें पसंद हैं, जो मेरे हिसाब से है, मैं जरूरी नहीं कि मैं जो कहूँ वो सबके साथ अप्लाई होती हो, लेकिन जो मेरे साथ मैं अपने जीवन में कर रही हूँ, वो मेनली यही है कि अगर मुझे वो काम करना पसंद है तो मैं उसे मैनेज करती हूँ, और मैं जितना भी समय है मैं हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। अभी तो एक सीखने की कगार पे हूँ, हो सकता है कि ऐसा समय आए कि एक टाइम पे मुझे एक ही चीज को करना पड़ जाए, लेकिन अभी हाँ, वो समय नहीं आया, तो इसलिए मैं कर रही हूँ, और सही बताऊं तो मुझे कोई अभी तक दिक्कत नहीं आई, तो उम्मीद है कि आगे भी ना आए। जी आप बिल्कुल सही हो, सही तरीके से आप सोच रहे हो, क्योंकि उड़ान तो उड़नी चाहिए ना। जब उड़ान बिल्कुल उड़ेंगे तब पता चलता है कि मेरी उड़ान कहाँ तक है और मुझे कहाँ रुकना है, क्योंकि जब तक जी उड़ान नहीं भरेंगे तब तक हम जी कैसे डिसाइड कर लेंगे कि हम यहाँ रुक जाएं। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा है, अभी अभी वो उम्र है, वो समय जिसमें उड़ान भरनी है, और भरनी भी बिल्कुल चाहिए, हर किसी को भरनी जी चाहिए। अपनी जी उड़ान को कभी रोकना ही नहीं चाहिए, जहां जहां उड़ने का जी मन करता है उड़ना चाहिए। हाँ तो वो बिल्कुल अपने आप डिसाइड हो जाते हैं एंड ऑफ द डे कि हमें पहुंचना कहाँ है।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपको बताऊं कि आपने जैसे ये बात कही, तो एक समय आया था कि मैं कुछ टाइम के लिए जॉब में भी थी। तो मैं जॉब में थी, तो मेरी जैसे होता तो है कि जॉब का टाइम एक सीमित होता है, लेकिन जब आप आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में है तो जॉब का, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे आप प्राइवेट में हो, कुछ में भी हो, उसका टाइम कुछ नहीं होता, सीमा नहीं होती, क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम्स तो ज्यादातर शाम को होते हैं। तो आपका तो 5 बजे 6 बजे ऑफिस टाइम खत्म, लेकिन प्रोग्राम तो उसके बाद से शुरू हो रहा है। तो ऐसा भी समय आया कि पूरा पूरा टाइम चला जाता था। तो जब पूरा टाइम जाता था तो ना मेरा रियाज बैलेंस हो पाता था कई बार, क्योंकि अब जब रात में मतलब आप प्रोग्रामिंग करवा के आ रहे हैं, थके हुए हैं, सुबह नहीं जल्दी उठ पाए, तो उस तरीके से रियाज पे ध्यान नहीं रहता था। तो ऐसा नहीं है, जब इस तरीके के अगर हम किसी जॉब के प्रोफेशन में चले जाएंगे तो बिल्कुल मुझे लगता है कि मेरी चीजें मुझे अलग तरीके से मैनेज करनी पड़ेगी, मेरा समय अलग तरीके से जाएगा और बैलेंस होगा। लेकिन बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट पे सब डिपेंड करता है अभी, तो उसी हिसाब से कर रहे हैं। आपके पास रास्ता ये भी है, क्योंकि दूसरे प्रोफेशन में क्यों, आप अपने प्रोफेशन में आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हो, अपने प्रोफेशन में जॉब ढूंढ सकते हो। जैसे मैं थिएटर करता था, मैं थिएटर ही कर रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन भी थिएटर है, मेरा प्यार भी थिएटर, सब कुछ थिएटर है, तो वही मिल गई। तो हाँ। ऐसा क्यों सोचना है कि कहीं और जाना है? म्यूजिक से, जैसे मम्मी करती है, आपने म्यूजिक से रिलेटेड थी, म्यूजिक का ही काम किया, म्यूजिक में नौकरी की, उससे नहीं, अच्छी वैसे जिंदगी आपको मैं बताऊंगी कि मेरी जो नौकरी रही वो मेरी बहुत पसंदीदा नौकरी रही। मैंने किसी अलग फील्ड का जॉब नहीं किया, मैं एनसीजेडसीसी में थी। तो जब मैं करती थी तो क्या होता है ना कि जब करते 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 जब पसंद वही चीजें हैं तो बस वो माहौल मिलना चाहिए। तो जब जॉब में भी गए तो माहौल जब मिलने लगा तो मुझे लगा कि ठीक है, ये काम भी तो मुझे पसंद है। और अभी तक शायद एक ये कुछ कह सकते हैं कि कमी भी हो सकती है ये मेरी, कि कला संस्कृति के क्षेत्र का कोई भी काम मुझे कभी भी जैसे चाहे वो जिस प्रोफेशन में हो, मुझे करने में दिक्कत नहीं होती, मुझे पसंद अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बस यहाँ पे अच्छा देखने सुनने को मिलने वाला है, तो मैं बिल्कुल तैयार रहती हूँ कि नहीं, मुझे इसी जगह काम करना है। हाँ, मैं कोई अलग फील्ड में मैं काम नहीं कर सकती, मेरे लिए फिर वो काम हो जाएगा। ये तो सब मैं शौकिया कर जाती हूँ, मुझे सब पसंद आता है जी। सब पसंद होना भी चाहिए, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मैं सच कह रहा हूँ, सब पसंद होना चाहिए, क्योंकि जब सब पसंद होगा तो एक जगह तभी पहुंचेंगे। एक चीज पसंद, अगर ऐसे सोच लें तो मैं कभी डांस नहीं सीखता, मैं कभी तबला नहीं सीखता, मैं कभी कुछ नहीं सीखता, मैं बैठा रह जाता कि मुझे यही करना है। सब चीज सीखें, वो सब कुछ मिला के एक जगह पहुंचा देगा हमें। अच्छा, कोई ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसा कोई कॉन्सर्ट जिस जो आपको याद हो, जो बड़ा आपके लिए अनोखा रहा हो, यादगार रहा हो? मतलब होता है ना, कोई कॉन्सर्ट बहुत याद रह जाता है, उसमें कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो है ना, म्यूजिक को लेके या जो कोई मतलब हाँ हाँ बोले। मैं अटेंड करने के हिसाब से मैं बताऊं तो आपको अटेंड करने का कई रहे हाँ जी। तो एक जैसे रहा कि मैंने आईआईटी दिल्ली में इंटरनेशनल कन्वेंशन हो रहा था स्पिक मैके का, तो मैंने गुरबानी कभी सुनी नहीं थी, और मुझे मतलब इतना मालूम था कि ये पंजाबी लोकगीत है, एक तरीके से शब्द गाया जाता है, परंपरा में है, आध्यात्मिक है पूरा, तो इतना मालूम था मुझे, और बहुत कुछ पता भी नहीं था इसके बारे में। और मुझे पता चला कि हैं डॉक्टर अलंकार सिंह जी हैं, वो आने वाले हैं, और हम सभी को अपने पास दुपट्टा रखना है ताकि हम सर ढक सकें गुरबानी के समय। तो मुझे याद है कि जब मैंने रखा तो मैं बड़ी मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि जैसे हम गीत सुनते हैं वैसा ही गीत होगा। तो जैसे ही उन्होंने शुरू किया, और मुश्किल से मुझे लग रहा है 1 मिनट नहीं बीता होगा और मैंने मेरे आंखों से आंसू निकलने लगा, और मैं रोती गई, तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आया कि मैं मतलब रो कैसे रही थी,
क्योंकि मुझे बहुत पंजाबी तो समझ में आती नहीं, और वो गा रहे थे उसमें, तो लेकिन मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं रोने लगी। और मुझे याद है कि वो एक्सपीरियंस, अब मैं जब, जैसे कोई इंसान कभी रोता है तो रोने में, और जब खुशी से रोता है, एक आध्यात्मिक, जब उस चेतना में पहुंचता है, या चेतना से बोल दें अब, चेतना की स्थिति में पहुंचता है, तो उस टाइम की एक्सपीरियंस को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और मैं बल्कि ये तो मैंने सेकंड बता दिया, इससे पहले का भी एक रहा कि यहाँ पर इलाहाबाद में ही प्रयाग संगीत समिति में पंडित राजन साजन मिश्रा आए थे। तो मेरे साथ क्या था कि मैं जैसे एक होता है, हम लोग सब बच्चे ही हैं और हरकतें भी बच्चों वाली ही रही हमेशा। तो उसमें ये क्या हुआ कि जैसे कभी भी लेक्चर होता था या कॉन्सर्ट होता था, तो मम्मी हर जगह लेके तो जरूर जाती थी, क्योंकि अक्सर उन्हें ही मंच संचालन करना होता था या कुछ भी है। तो हम लोग साथ में जाते थे, तो मैं अक्सर सो जाती थी। तो मैं कॉन्सर्ट्स में जाती थी, मैं सो जाती थी, लेकिन मम्मी मुझे उठाती नहीं थी कभी भी, क्योंकि मम्मी कहती हैं कि कुछ भी एक कान में पड़ रहा है इसके। तो मैं आंख बंद करके सोती थी, तो वो सोने देती थी मुझे। तो पंडित राजन साजन मिश्रा आए थे, तो उन्होंने आखिरी प्रस्तुति की, उसमें उन्होंने भजन गाया हे गोविंद। और जब उन्होंने हे गोविंद गाया, तो मैं मतलब अधकचरी नींद में थी, और मैं उठ गई। और वो मेरे जीवन का पहला समय था कि मैं जब किसी के गीत को, संगीत को सुन के मुझे रोना आया था। और इसीलिए मुझे याद है कि वो एक्सपीरियंस। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आवाज आ रही है आपकी। जी। तो मैं सुन के रोने लगी। तो मम्मी तो हमेशा से, जैसे मम्मी ने तो जीवन जिया, वो इतनी बड़ी हो गई थी, तो वो भी रो रही थी। मुझे मालूम था कि वो तो रो रही होंगी, मैंने घूम के देखा तो वो रो रही थी, लेकिन वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि ये कैसे रो रही है अभी। तो और ये हमारे कलाओं की, और खासतौर से ये हमारी जो संगीत की खासियत है, वो यही है, जो कलाकार प्रस्तुति देते हैं, वो अगर आपको उस स्थिति तक पहुंचा दे रहे हैं, वो खुद भी वो चीज महसूस करते हैं, तो पहुंच जाती है। तो वो जीवन का पहला टाइम था मेरा कि जब मैंने ये एक्सपीरियंस पाया था। वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर अनुभूति थी। और मैं उस दिन के बाद से, मैं हमेशा से पंडित राजन साजन मिश्र जी का मैं नाम लेना भूल गई थी, कि मैं उनकी गायकी को बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ज्यादा। और मैंने जब उस टाइम, वही पहला टाइम था कि जब मैंने शुरू किया उनकी गायकी को सुनना। तो मुझे बहुत ज्यादा, आज भी मैं कभी भी सुनती हूँ तो मैंने उनको, बल्कि मुझे मौका मिला उनका भी इंटरव्यू लेने का, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, और मैं काफी कम एज में थी, लेकिन मेरे इस तरह से मुझे रोना आया था और महसूस हुआ था। तो वो बोले कि मैं समझ सकता हूँ, इस तरीके का होता है, जब चीज समझ में आती है, मन पे उतरती है, तो बिल्कुल ये स्वाभाविक चीज है। जी। नहीं, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि थिएटर में भी और हर जगह, हर आर्ट, मतलब जो आर्ट फॉर्म, उसमें ये कहा जाता है कि मतलब रोना, हंसना, इमोशन कोई किसी को नहीं सिखा सकता। इमोशन आपके अपने होते हैं। जिसके पास इमोशन है वो उसके अपने हैं। मतलब आप टेक्निक्स बता सकते हो, लेकिन इमोशन नहीं बता सकते कि कब कैसे कहाँ निकलना है। तो इमोशन तो आपको खुद ही भरना पड़ता है, खुद ही उसमें रहना पड़ता है। वही उसकी खासियत है उस आर्ट की। तो बहुत समय हो गया, आपने बहुत समय दिया। अजय जी का एक क्वेश्चन और है कि फिल्मों में अक्सर लोकगीत को उनके ओरिजिनल रूप में न रखकर फिल्मी रूप में रख दिया जाता है, क्या ये उचित है? बिल्कुल, ये तो उचित है ही नहीं, अनुचित है। असल में उचित उस रूप में है कि जिस रूप में उसका जो एक मूल रूप है, वो जब तक बिगड़े ना, तब तक तो ठीक है कि
ठीक है, जब ऐसे गाया जाता है तो कई ऐसे गीत होते हैं जो बिना इंस्ट्रूमेंट के घर पे लोग ऐसे ही गा रहे हैं, लेकिन जब भी वो फिल्मों में लिया जाएगा तो फिल्म में उसको संगीत बना दिया जाता है, उसके साथ इंस्ट्रूमेंट्स जुड़ जाते हैं, सारी चीजें हैं। पर जब उसका मूल रूप खराब करने लगते हैं तभी फिर तब दुख होता है, क्योंकि अगर जो उसकी जो प्योरिटी है, जो उसकी स्वाभाविकता है वही खत्म कर देंगे, जो उसकी आत्मा है वो खत्म हो जाएगी, तो फिर वो तो फिल्मी गीत हो गया, लोकगीत तो बचा ही नहीं। तो ये मैं बिल्कुल सही नहीं मानती कि जो उनकी ओरिजिनलिटी को खत्म करके और फिल्मी रूप देते हैं, तो ये चीज सही नहीं है, क्योंकि हम लोग, अधिकतर लोग जो हैं वो फिल्म देखते हैं, फिल्म से कई चीजें समझते हैं, सुनते हैं, अडॉप्ट करते हैं हम लोग उन चीजों को और लेके आगे भी बढ़ते हैं। तो ऐसे टाइम पे बड़ी दिक्कत आती है कि आप ऐसी चीजों को सुने, और जो नहीं जानते, अब हम जानते हैं लोकगीत कैसा है, कहाँ का है, कैसा होना चाहिए, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, लेकिन जो नहीं जानते या जो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमसे छोटे जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो उनके लिए तो गलत एक मैसेज जा रहा है कि वो जानते नहीं कि ओरिजिनल रूप क्या है, उनको तो वही ओरिजिनल लग रहा है। तो ये चीज एक कमी है कि कोई भी चीज इस्तेमाल हो रही है अगर फिल्मों में, तो उसका जो आत्मा है उसको कभी नहीं मानना चाहिए, और बाकी लेना चाहिए, लोकगीतों को लेना चाहिए, लेकिन वही है, मूल रूप कभी नहीं खत्म करना चाहिए। तो एक बात और आपने मुझे अभी सोची कि तो नयापन और नई चीजें कैसे आएंगी, मतलब मूल रूप नहीं मारे, लेकिन अगर नई चीज लानी है उसी बात को लेके, तो फिर नई चीज कैसे बनेगी? अगर हम फोक में तो सब है कि ऐसे गाना होंगे, ये गाने होंगे, इस तरह के होंगे, तो नई चीज के लिए क्या करेगा इंसान? नई चीज कैसे आए फोक को लेके? आपका थोड़ी सी आवाज कट गई, एक बार आप दोबारा रिपीट कर देंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ये तो बिल्कुल ठीक है, मतलब उसका जो दिल है वो गायब नहीं होना चाहिए जो फोक का है। तो म्यूजिक में एक चीज की स्वतंत्रता भी है कि आप अपने हिसाब से रच सकते हो, बना सकते हो, है ना? तो अगर स्वतंत्रता बंद गई तो वो स्वतंत्रता का क्या होगा? देखिए, मैंने बोला, यही बात ही मैंने कही, शायद मैं उतना अच्छे से ना बोल पाई हूँ, कि प्रयोग तो हमेशा होने चाहिए, प्रयोग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वही बात है ना कि अब अगर मूल आत्मा जो है वो मर जाएगी तो उस प्रयोग का क्या मतलब? हम किसी भी तरीके की चीज पे जब हम रिसर्च करते हैं या उसको लोगों के सामने लेकर जाते हैं, तो अगर हम उसे उसी फॉर्म में नहीं ले जा रहे, तब तो हम उसको उस कला का अपमान कर रहे हैं। हम प्रयोग के नाम पर कुछ भी करें, इसका ये मतलब नहीं होता। हमारी एक सीमा है, हमें स्वतंत्रता अगर चाहिए कि हम इस तरीके से डिजाइन करें या वैसे करें, तो आप कुछ नया क्रिएट करें। आप जो चीज जैसे जिस रूप में है, हम तो कह ही रहे हैं कि उसे प्रयोग के साथ गीत को संगीत बनाया जाता है, लेकिन उसका अगर आत्मा मार दी जाएगी या उसका जो भावना है, अगर हम जैसे हमारे लोकगीतों की खूबसूरती है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के गीत हैं, तो हम देखें कि अब सारे तरीके के गीत हैं, तो अगर अब कोई गीत जिसका एक मीनिंग कुछ निकल रहा है दुख का, हम बहुत उसको अगर फास्ट म्यूजिक में कर देंगे, ये कह के कि हम एक प्रयोग कर रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता है। और एक मेरी मदर एक बात बोलती हैं, तो मैं बिल्कुल उस बात को ही दोहराना चाहूंगी कि वो बोलती है कि स्वतंत्रता और एक तरीके से कहें कि कहीं ना कहीं स्वच्छंदता में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, कि स्वतंत्र तो चीज भी एक सीमित होती है, एक सीमा में होती है, उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। जब हम स्वच्छंद होने की कोशिश करते हैं कि हमारे बड़े राइट्स को हम लेके आगे आते हैं कि ये तो हमारा अधिकार है कि हम इसे कैसे भी बनाएं, तो वो अधिकार में अगर हम रूप उसका खराब कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है। हम प्रयोग के नाम पे किसी भी तरीके से चीज को बिगाड़ नहीं सकते,
नहीं तो फिर वो बिगड़ेगी, तो फिर आगे के जनरेशन के लिए तो वो बिगड़ी हुई चीज बची रह जाएगी और जो मूल चीज है वो तो खत्म हो जाएगी। जी सही है। तो काफी समय हो गया, बहुत हम लोगों ने बातें की और बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है जो लोग हमारे साथ हैं उनको भी बहुत मजा आया जी होगा इस बात में। और आपसे जी वही रिक्वेस्ट कि आपने कहा था कि जाते जाते आप एक निर्गुण सुनाएंगी जो आप दुख के समय जो जी हंसते हुए भी गाया जा सकता है ना? जी। तो अगर आपका मन हो तो आप वो सुना सकते हो। बिल्कुल, मुझे 1 मिनट दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसी बात के दौरान ये भी पूछना चाहूंगी कि मेरी आवाज कट के तो नहीं आ रही है, क्योंकि नहीं मेरे नहीं बिल्कुल साइड पे वीडियो स्टिल आवाज है आपकी। आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। अच्छा जी, मैं अच्छा ठीक है। तो मैं अजय जी, आपने कहा था कि मैं वो गीत सुनाऊं जो मैं उस स्थिति में गाती हूँ, तो मैं उस गीत को सुनाऊंगी। ये मैंने पंडित कुमार गंधर्व जी का ही सुना था और उसी से प्रभावित होकर मैंने भी उसे गाना शुरू किया। साथ ही में ये कबीर जी द्वारा लिखा हुआ है, उनके द्वारा रचित है। तो मैं कोशिश करती हूँ, मेरा ना गला सही है ना स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन मैं एक प्रयास कर रही हूँ। जो कुछ भी त्रुटि हो मुझे माफ करें। दो लाइन मैं सुनाऊंगी। हीरना 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 समझ बूझ रे बन चरना हीरना हीरना समझ बूझ रे बन चरना हीरना एक बन चरना दूजे बन चरना तीजे बन पग नाही धरना हीरना हीरना समझ बूझ रे बन चरना हीरना। बहुत 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 धन्यवाद आपका। थैंक यू। और कि आप आगे जाके बहुत अच्छा काम करें, अपनी फील्ड में बहुत तरक्की करें, है ना? बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने बात की, है ना? और लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत थैंक यू। फिर कभी किसी समय फिर बहुत मिलेंगे। बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने इतनी अच्छी
बातचीत के लिए बुलाया और इतना मुझे मौका मिला कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को, जो कुछ भी अभी गेन किया है और गेन कर रही हूँ, वो एक बातचीत में शेयर कर सकूं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये ऐसा मौका दिया कि मैं इस मंच से आपसे जुड़ी और सभी से जुड़ पाई। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू।